नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत बड़ी वैकेंसी एसएससी ने एक सर्विसमैन के भाइयों के लिए लेकर आया है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसको हम बोल सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2025, ये 2025 का एक बहुत बड़ी वैकेंसी आपको एसएससी लेकर आई है, जिसमें मैं आपको पहले बताता हूं कि इसमें 4 लेवल का ग्रुप 4, 5 एंड 6 और 7, ये 4 लेवल की वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए लेकर आया है। तो हम आपको एक चीज और पहले मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि इससे हम किसके लिए एप्लीकेबल है, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए। ग्रुप बी में सिर्फ हमारे को क्या मिलता है, एज रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था आपको कि ग्रुप बी में सिर्फ एज रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन जो ग्रुप सी में है वो हमारे को 10% और ग्रुप डी में 20% का कोटा मिलता है। तो कोई नहीं, इसमें भी हमारे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बात करते हैं पे लेवल से। मैं शुरू करता हूं सबसे पहले। तो देखिए, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि पे लेवल 7 में देखिए हमारे लिए एक पोस्ट एप्लीकेबल है। कौन सा? इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। 8 नंबर में देखिए, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी के लिए एप्लीकेबल है, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। इसका देखिए, आप इसी से पता लग जाएगा कि इसका जो पे लेवल है 7 है और 44,900 से बेसिक 1,42,400 रुपए तक है। ये बहुत अच्छी पोस्ट है। दूसरा है, अब हम बात करते हैं ग्रुप 6 में। तो ग्रुप 6 में पे लेवल 6 तो है, बट 35,400 से 1,12,400 है। लेकिन इसमें हमारे लिए एक सर्विस भाइयों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ इसमें एज रिलैक्सेशन में हमारे को छूट मिलेगा। आगे हम बात करते हैं ग्रुप लेवल 5 में। पे लेवल 5 29,200 है। इसमें हमारे लिए पूरी की पूरी एप्लीकेबल है ऑडिटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे यूनिट में भी ऑडिट करने लोग आते हैं, ऑडिट करने आते थे, वो ऑडिटर वही। और ऑफिस अंडर सीएनजी का जो होता है उसमें ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, जो कि ऑडिटर का पोस्ट है। ये हमारे लिए एप्लीकेबल है। 27 नंबर, ये भी हमारे लिए सीजीडी है। ऑफिस अंडर सीजीडीए के अंदर ऑडिटर आता है, वो भी हमारे लिए एप्लीकेबल है। 28 नंबर ऑडिटर, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, ये भी ऑडिटर है, ग्रुप सी लेवल पोस्ट है। तो इसमें हमारे को 10% कोटा आरक्षित है, जिससे हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आगे है, ये जितनी है 26, 27, 28, 29, 30 और 31, अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट, ये अदर मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर ये ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है, ये भी हमारे लिए अप्लीकेबल है। पे लेवल 4 में भी सारी पोस्टें हमारे लिए अप्लीकेबल है। कौन कौन सा? पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट 33 नंबर में सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट जो कि इनकम टैक्स में होता है, और सीबीडी जो कि सीबीडीटी के अंदर आता है, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स के अंदर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर सब इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है, ये भी अप्लीकेबल है। तो ये जो आपने देखा कि ग्रुप पे लेवल 5 अब पे लेवल 4 के अंदर जितनी पोस्टें हैं वो हमारे लिए सारे अप्लीकेबल है। पे लेवल 6 की कोई भी पोस्ट हमारे लिए अप्लीकेबल नहीं है। पे लेवल 7 में यहाँ पर देखिए आप एक पोस्ट 8 नंबर जो है वो हमारे लिए अप्लीकेबल है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे एक सर्विसमैन भाइयों के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारा चीज हम समझ लेंगे, जिससे हमारे को क्या फॉर्म भरने में प्रॉब्लम ना हो और आसानी से हम भरे और उसके आगे प्रिपरेशन करें। यहाँ पर देखिए 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 3 नंबर में लिखा हुआ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन। टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स कितना, 14,582। अगर मैं इसका 10% निकालता हूं तो 1400 वैकेंसी के समथिंग में, मगर हम 50 वैकेंसी छोड़ भी देते हैं ऊपर का, तो 1400 वैकेंसी हमारे लिए है। इस बार बहुत बड़ी वैकेंसी इसको बोलेंगे भाई। 1400 अगर एक सर्विसमैन भाई अगर इस हो जाएंगे तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। हाउएवर फाइनल वैकेंसी विल बी रिटायर्ड ड्यू टू कोर्स up to date vacancies if
ये लॉन्ग इफ अप टू डेट वैकेंसी यहाँ पर देख लिए। अब हम आगे बताते हैं आपको वैकेंसीज ऑफ एक्स सर्विसमैन। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ 3.3 में क्या लिखा हुआ है, वैकेंसीज फॉर एक्स सर्विसमैन आर रिजर्व फॉर ओनली ग्रुप सी पोस्ट। मैं आपको पहले बताया था कि ओनली ये ग्रुप सी पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो जो बताया था कि ग्रुप सी पोस्ट के लिए हमारे लिए वैकेंसी एप्लीकेबल है, और ग्रुप बी पोस्ट में क्या है, हमारे को एज रिलैक्सेशन मिलता है। आगे आप देखिए कि यहाँ पर आगे आप आइएगा तो यहाँ पर बाकी सब कॉमन चलता रहता है, यहाँ पर जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जो मैं एक सर्विसमैन भाइयों के लिए वही बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए एज लिमिट, तो एज लिमिट का आपको टेंशन तो लेना ही नहीं है, क्योंकि एज लिमिट अगर 5 साल भी हो गया आए हुए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 2 साल 3 साल हो रखा है या इस बार आने वाले हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो 18 से लिखा हुआ है यहाँ पर कि उम्र कितना लिखा हुआ है यहाँ पर सब में, देखिए यहाँ पर 18 से 27, यानी कि 18 से 27 यानी कि जब हम फौज में भर्ती हुए या आर्मी में भर्ती हुए, एयरफोर्स में भर्ती हुए, नेवी में भर्ती हुए, तो उस समय की एज से या तो हम 18 में भर्ती हुए या 19 में भर्ती हुए, 20 में भर्ती हुए, उसके बाद ये तो एज जो बचा हुआ है वो तो है ही है, उसके बाद और 3 साल हमारे को मिलता है। तो एज के बारे में हमारे को सोचना नहीं है। आगे मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है, एक सर्विसमैन 3 years आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज ऑन 1/8/25, यानी कि 1/8/25 के तक के 3 साल जो कि एज दिया हुआ है, उसके बाद भी 3 साल का और हमारे को प्रेफर मिलेगा। आगे देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर एक से देखिए यहाँ पर जी, और 5.4 में लिखा हुआ है, सब ध्यान देने वाली बात, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर 5.4 में कि एक सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर गवर्नमेंट इन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट रेगुलर बेसिस। अगर आप कोई भी सरकारी जॉब में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी में अप्लाई ज्वाइन कर चुके हैं तो वो आपको ईएसएम कैटेगरी में के लिए आप एलिजिबल नहीं है। अगर आप करते हैं तो ओनली फॉर ये जो ऑफिस मेमोरेंडम ओएम नंबर, जिसको ऑफिस मेमोरेंडम नंबर बोलते हैं, जो डीओपीटी से लिया जाता है, यहाँ पर लिखा देखिए लास्ट लाइन देखिए, ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36034 ये डेटेड 14 का, इशूड बाय डीओपीटी। तो जो डीओपीटी से लिया जाता है वहां उससे बताया गया है कि आप ओनली फॉर एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं, आपके लिए एक सर्विसमैन उसमें माना नहीं जाएगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है 5 पॉइंट, आर्मर्ड फोर्स ऑल्सो भी ट्रीटेड सर्विस रेंडर्ड आर्मर्ड फोर्सेस पर्पज एज रिलैक्सेशन एज पर रूल्स। तो वही चीज बता दिया कि आर्मी पर्सन के लिए जो एज का रिलैक्सेशन है वो बताया हुआ है। आगे आपको देखिए यहाँ पर एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर 5.6 में, हाँ देखिए 5.6 में क्या बोला है, बहुत बड़ी, यहाँ पर देखिए 5.6 में क्या बोला, फॉर एनी सर्विसमैन of the armed forces, the union to be treated ex-serviceman for the purpose of securing the benefit of reservation जो लेना चाहते हैं, he must have already acquired the relevant time of submitting the application of the post service, the status of ex-serviceman in the position of establishment his acquired entitlement by document evidence of completely authority that would be the complete specific term engagement from the armed forces with the stipulated period of the 1 year from the closing the date of receipt of application. Such candidate must be acquired a state of ex-serviceman within the stipulated period of the 1 years from the closing date of the receipt of application। मतलब कि जो जो सॉरी दोस्त, मतलब जो रिटायर नहीं हुए हैं और जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनको क्या है कि 4/7/26 तक के, 1 साल का जो हम बोलते हैं, 1 साल का जो 4/7/26 तक का, उनको क्या करना है कि रिटायर होना पड़ेगा। और उससे पहले वो अपना एक जो होता है अपना सीओ से या उससे मतलब हमारे रिकॉर्ड से होता है, उससे अपना एक वो ले लेंगे, अथॉरिटी ले लेंगे कि हमने ये फॉर्म भरना है। यहाँ पर लिखे अभी एक चीज और यहाँ पर बताया गया, एक्सप्लेनेशन एंड एक्स सर्विसमैन पर्संस।
एक सर्विसमैन पर्सन से कौन कौन सा एक्सप्लेनेशन है, हु हैज सर्व्ड इन रैंक वेदर इज द कमोटेंट ऑफ नॉन कमर्शियल इन द रेगुलर आर्मी नेवी एयरफोर्स इंडियन यूनियन। मतलब कि जो इंडियन आर्मी एयरफोर्स और नेवी के अंदर उसी को माना जाएगा कि जो कॉम्बैट में है। कॉम्बैट यानी कि कभी हमारे पोस्टल जो पोस्टल में होते हैं वो भी आर्मी में ही होते हैं, बट उनको नहीं माना जाएगा। माना उन्हीं को जाएगा कि जो कि प्रॉपर आर्मी नेवी या एयरफोर्स में होते हैं। आगे देखिए एक चीज और है, 5.8 में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात, यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं मतलब बहुत जानकारी वाली चीज बताई गई है कि जो बहुत एक सर्विसमैन भाइयों को पता नहीं रहता है कि ये मैट्रिकुलेशन एक सर्विसमैन जो कि मैट्रिकुलेट है, जो 10th पास है एक सर्विसमैन भाई, बीच इंक्लूडेड एक सर्विसमैन हु हैज बी ऑब्टेन्ड द इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट। एक हमारे को इग्नू से सर्टिफिकेट मिलता है, सभी को पता है कि मिलता है, जो हमने पैसा 600-700 रुपए जमा करते हैं उसका हमारे को एक सर्टिफिकेट मिलता है। और अगर आप 15 साल से कम सर्विस किए हुए हैं तो उस सर्टिफिकेट का क्या है, वैल्यू नहीं है। आपने प्रॉपर सर्विस 15 साल होना चाहिए और उसके बाद उस सर्टिफिकेट अगर पाया है तो वो आपके लिए ग्रुप एक सर्विसमैन के लिए और ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट क्या है, एप्लीकेबल है। और ग्रुप सी पोस्ट की वैकेंसी आप उससे भर सकते हैं। यहाँ पर लिखे दो नॉन ग्रेजुएट एक सर्विसमैन हु हैज नॉट कंप्लीटेड 15 साल, जो 15 साल नहीं किया है और सर्विस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम वुड बी नॉट कंप्लीटेड 15 years of service within 1 year from closing date of receipt of application are not eligible to apply the examination। इस एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन बाहर से कर लिए हैं, ओपन से कर लिए हैं, तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो मैट्रिकुलेशन भी है और जो कि सॉरी दोस्तों कुछ आवाज आ रही है यहाँ पर, तो जो मैट्रिकुलेशन भी है और वो अगर इसने इग्नू से ले रखा है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल है। आगे देखिए, एज रिलैक्सेशन ईएसएम रिजर्वेशन इज नॉट एडमिसेबल टू सन। एक सर्विसमैन के लड़के लड़कियां उनके लिए ये चीज लागू नहीं है। प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, चलिए ये तो आगे कॉमन है, इस चीज पे हम ज्यादा नहीं जाएंगे। आगे मैं आपको बताता हूं, देखिए आगे मैं यहाँ पर वैकेंसी बताता हूं कि यहाँ पर और क्या क्या हमारे लिए एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल द पोस्ट, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ऑल द पोस्ट बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो यही चीज हमारे लिए लागू हो जाता है कि अगर हम 10th भी हैं और हमारे लिए स्पेशल सर्टिफिकेट है जो कि इग्नू देती है, तो ये उसके लिए फिर भी हम ये फॉर्म भर सकते हैं। अभी यहाँ पर कि हमारे को अप्लाई कैसे करना है। अच्छा, इसमें कुछ एक फॉर्म दिया हुआ है जो कि आपको इधर उधर से फॉर्म नहीं निकालना है, जिनकी सर्विस अभी कंप्लीट नहीं हुए है और जो एनओसी लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्म दिया हुआ है, यहीं से आपने निकालना है और उसको। अभी एक चीज और, हाँ, सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। देखिए दोस्तों, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि हम किस रीजन से भरे, तो यहीं से आपको सबसे पहले करना है कि आप किस रीजन से भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर सेंट्रल रीजन में बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर ये दिया हुआ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप भर सकते हैं। इस सेंट्रल रीजन में आता है भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, गया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी, ये हमारे आता है सेंट्रल रीजन के अंदर। अभी देखिए यहाँ पर ईस्टर्न रीजन के अंदर पोर्ट ब्लेयर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बालासोर उड़ीसा के अंदर आता है। उसके बाद भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला, संबलपुर, गंगटोक, आसनसोल, ये सारे किसके अंदर आते हैं, ईस्टर्न रीजन के अंदर आते हैं। अभी कर्नाटका केकेआर रीजन के अंदर बेंगलुरु, हुबली, उसके बाद कालबुर्गी, उसके बाद मंगलुरु, मैसूर, ये सारे किसके अंदर, केकेआर रीजन के अंदर आते हैं। सॉरी दोस्त, आगे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मतलब एमपीआर रीजन के अंदर कौन कौन सा आता है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, ये सब
एमपीआर रीजन के अंदर आता है। अगला है नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन, जो कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और मेघालय और मिजोरम, ये नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आते हैं। नॉर्दर्न रीजन के अंदर देखिए दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड, ये नॉर्दर्न रीजन के अंदर आता है। आगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के अंदर यहाँ पर चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, ये सब नॉर्थ वेस्ट के अंदर आते हैं। साउथर्न रीजन के अंदर आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। उसके बाद वेस्टर्न रीजन के अंदर दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, ये वेस्टर्न रीजन के अंदर आते हैं। तो जो जहां से है उनके लिए सेंटर वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। और जो फॉर्म सबमिट करना है वो देखिए राइट साइड में जो सबसे लिखा हुआ है वहां के नाम से फॉर्म आपने फिल करना है। यहां पर देखिए आगे, हाँ, क्वेश्चन का पैटर्न दोस्तों, अगर सीबीटी 1, सबसे पहले सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे। टाइम कितना देर का रहेगा? 1 घंटे का। 25 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस का, मतलब रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन जीके का, 25 क्वेश्चन मैथ का और 25 क्वेश्चन इंग्लिश का। इसका ये क्वेश्चन का 2 नंबर होता है। 25 क्वेश्चन है तो 50 नंबर का, ये 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, ये 25 क्वेश्चन है तो 50 नंबर का, और ये 25 क्वेश्चन है तो 50 नंबर का। ये सीबीटी 1 की बात है। आगे सीबीटी 2 में देखिए यहाँ पर मैथ आएगा 30 नंबर, 30 क्वेश्चन, रीजनिंग आएगा 30 क्वेश्चन, टोटल 60, और यहाँ पर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है तो 180 नंबर का। दूसरा इंग्लिश आएगा 45 क्वेश्चन, और जिसमें जीके का कम क्वेश्चन 25 क्वेश्चन रहता है, तो 70 मिला के 210 क्वेश्चन। तो और उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, इसका आता है 20 क्वेश्चन, तो ये आता है 60 नंबर का। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हो गया? ए 180 और ए 60, यानी 240 और 210, यानी कि 200 और 200 450, 450 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ टाई 2 विल बी इंक्लूडेड कंडक्ट विद पेपर 1 एंड पेपर 2 इज द सेपरेट शिफ्ट। यहाँ पर पेपर 1 अलग होगा और पेपर 2 अलग होगा। बाकी ये सारा चीज क्या लिखा हुआ है, इसका सिलेबस आगे आपको बताएगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार सिलेबस भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हालांकि सिलेबस तो जो तैयारी करता है उसको पता ही है कि क्या क्या सिलेबस में आता है। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में क्या पूछा जाता है, मैथ में क्या पूछा जाता है, कंप्लीट सिलेबस ही रहता है दोस्तों। इसमें ये नहीं कि कुछ छोड़ता है सिलेबस, इसमें करीब करीब सीजीएल में कंप्लीट ही सिलेबस रहता है जो मैथ में हमारे को पढ़ना होता है। हाँ, इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हैं और कंप्यूटर का सिलेबस आप देख सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पर डिस्चार्ज बुक एंड इश्यू ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो डिस्चार्ज बुक मिला है वो आपको लगाना है, साथ में नंबर डालना है। यहाँ पर द कैंडिडेट हु हैव नॉट अंडरगॉन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन विल बी द रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर, मतलब कि आप किस किस चीज से आप दे सकते हैं वहां पर जो एग्जामिनेशन जाते हैं। तो आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन देने जाइएगा ना, तो वहां पर आपको बोलेगा कि इसे अपना प्रूफ दो, तो आप उसमें आधार कार्ड भी दे सकते हैं, वोटर आईडी भी, कुछ ना कुछ लेके जाना है दोस्तों, नहीं तो वापस कर देगा एग्जाम से। ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जाना, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, फोटो भी लेके जाना है आपको, पासपोर्ट साइज फोटो मांगेगा वहां पर, जो आपने फॉर्म में भरा है कोशिश करना वही फॉर्म फोटो रखने का। उसके बाद डिस्चार्ज बुक भी हो सकता है, एनी अदर फोटो बिंग आईडी कार्ड इशूड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद आगे आ जाओ, डीबी की तो बात की बात है दोस्तों, जब आपका रिजल्ट हो जाएगा तो डीबी के लिए मैं आपको पर्सनली बता दूंगा कि आपको क्या क्या चाहिए। मैंने डीबी करवाया है, तो डीबी बहुत ही अच्छे से लेते हैं। ये नहीं कि से बाकी जगह के बाकी विभाग की तरह किसे आपको कोशिश करेंगे निकालने का, किसे नहीं इसको छांटो, इसे, ये नहीं है। बहुत ही कोऑपरेट करते हैं। जो चीज डीबी में आपको नहीं रहेगा वो टाइम भी दे देंगे कि आप मेरे को डाक से भिजवा देना, तो भी चल जाएगा। आगे देखिए, मैं आपको एक चीज जो बताने वाला था मेन, वो मैं बताता हूं आपको कि इसे देखिए कि हमारे लिए जो अप्लीकेबल है कि
एक मिनट मैं आपको बताता हूँ यहाँ। हाँ, देखिए यहाँ पर और यहाँ ये वाला नहीं है, ये वर्जन फिलिंग टू एप्लीकेशंस। ये फॉर्म भरने का है, देख लीजिएगा आप कि यहाँ पर क्या क्या, पहले ही ये देख लीजिएगा कि हमारे को क्या क्या यहाँ पर भरना है, क्या क्या लेकर जाना है और कैसे कैसे भरना है। सर इसमें पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है कि आपने कौन कौन से क्या क्या फिल करना है, क्या क्या लेके जाना है वहां पर, जिससे कि आप एक बार में फॉर्म भर के आ सकते हैं। इसमें एक एनओसी रहता है, एनओसी का फॉर्मेट रहता है दोस्तों, मैं वही आपको बताता हूँ कि एनओसी का इसमें फॉर्मेट रहता है। ये जो कि हम अगर रिटायर्ड नहीं हुए और हमारे को फॉर्म भरना है तो इस फॉर्मेट से हमारे को भरना पड़ता है कि ये वाला फॉर्मेट फ्रॉम द सर्टिफिकेट सबमिशन। हाँ देखिए यहाँ पर सिविलियन एम्प्लॉय सीकिंग एज रिलैक्सेशन, जो एज रिलैक्सेशन जिसको चाहिए, किसे जो सिविलियन एम्प्लॉय है और जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए वो इस फॉर्म को भरेंगे। और देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, इसी को बोल रहा था, अनेक्चर 7। इसको आपको क्या है, देखिए लिखा हुआ है साहब कि यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर नीचे लिखा हुआ है, यानी कि जो बोलता है कि रिकॉर्ड से नहीं, मैं दिया हूँ खुद ही दोस्तों। मैंने 2023 में रिटायर हुआ था, लेकिन फॉर्म 2023 के पहले फिल किया था, तो मैंने सीओ साहब से अपने साइन करवा कर ले आया था और इससे वो मान गए थे, एसएससी वाले इससे मान गए थे। तो ये बहुत ध्यान दे यहाँ पर देखिए, और एक अंडरटेकिंग आपने खुद देना है। ये दोनों फॉर्म बहुत जरूरी है, आपने इधर उधर नहीं भटकना है। ये दोनों फॉर्म आपको बहुत जरूरी है कि आपको ये सीओ साहब से साइन करवा लेना अगर रिटायर नहीं हुए तो। और रिटायर हो गए तब तो कोई बात नहीं, और नहीं हुआ है तो ये सीओ साहब से साइन करवा लेना है और उसी डेट में इसका अंडरटेकिंग दे देना है। ये SC ST के लिए है दोस्तों। तो मैं जितना बताया शायद आप मेरी बातों को समझ गए होंगे। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों, बहुत बड़ी जिसको बोल सकते हैं। ये 2023 के बाद ये 25 में जो वैकेंसी आई है, 23 में बहुत वैकेंसी आई थी और एक 25 में आई है। तो आपको बहुत जम के तैयारी करना है, और अगर कोई भी क्लू है तो मैं आगे आपको बोर्ड पे समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों।